अच्छे दिन आने वाले हैं इस खर्चीले चुनाव के बाद। जी हां, अब तक के संसदीय इतिहास में इसे सबसे खर्चीला चुनाव माना जा रहा है। इसी पर हम बहस करेंगे रात 9 बजे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि मात्र 11 घंटे बचे हैं कल चुनाव परिणाम आने में, शुरू होने में, और इंडिया न्यूज पर कल सुबह 6 बजे से लगातार सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। तो अभी के बहस की शुरुआत करते हैं। क्या अच्छे दिन आने वाले हैं इस बड़े चुनावी खर्चे के बाद, इस बेहिसाब चुनावी खर्चे के बाद? शीतल। बिल्कुल दीपक, मोदी सत्ता के शिखर तक पहुंचना चाहते थे। बीजेपी और संघ की हसरत भी यही थी, और इसलिए बीजेपी ने खर्च करने में कहीं पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, बेहिसाब खर्च किया। और इस खर्च की बदौलत नरेंद्र मोदी देश के कोने कोने में अपनी पहुंच बना रहे थे, तो कांग्रेस कैसे पीछे रहती। नतीजा ये हुआ कि 2014 का आम चुनाव खर्च के मामले में मीलों आगे निकल गया। कहीं पर कोई कोर कसर किसी पार्टी ने नहीं छोड़ी। बहुत हो गया। बिजली के लिए तरसाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कैसा हो राहुल चलो हालात। बीजेपी ने अब की बार मोदी सरकार पर, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। तो कांग्रेस ने हर हाथ तरक्की पर जमकर पैसा बहाया। चुनाव आयोग ने भी इस बार पूरी कोशिश की कि जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घरों से बेहिसाब निकले, और इस कवायद में नतीजा ये निकला कि चुनाव खर्च सारी सीमाएं लांघ गया। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो इस बार चुनाव खर्च के लिए सरकारी खजाने से 3,426 करोड़ रुपए निकले, जो साल 2009 के आम चुनाव के खर्च से 131% ज्यादा है। 2009 में सरकार ने लोकसभा चुनाव पर 1,483 करोड़ रुपए ही खर्च किए थे, जबकि 1952 की बात करें तो प्रति वोटर का ये खर्च सिर्फ 60 पैसे ही था। बीजेपी ने इस बार सबका साथ सबका विकास करने के लिए पैसे को पानी की तरह बहाया। मोदी हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच सके, इसके लिए 3D से लेकर मल्टीकैम और हेलीकॉप्टर की सेवाएं ली गई। चाय पर करोड़ों की चर्चा हुई। बीजेपी के खर्च का सटीक हिसाब तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने चुनाव खर्च में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम फूंक दी। लेकिन एक सच ये भी है कि बीजेपी के इसी अथाह खर्च की बदौलत मोदी जन जन तक पहुंचने लगे। तो छटपटाहट कांग्रेस में भी मची। कांग्रेस ने मोदी की काट मोदी के स्टाइल में निकालनी शुरू की, और राहुल, सोनिया जैसे स्टार प्रचारकों के ताबड़तोड़ दौरों की वजह से कांग्रेस का चुनावी बजट भी हजारों करोड़ के पार जा पहुंचा। एक अनुमान के मुताबिक कांग्रेस ने अकेले विज्ञापन पर ही 700 करोड़ रुपए फूंक दिए, जबकि पूरे चुनाव प्रचार में खर्च का ये आंकड़ा 2000 करोड़ के पार बताया जा रहा है। जानकार चुनाव में सरकारी खर्च बढ़ने की ठोस वजहें बता रहे हैं, लेकिन हैरानी तो राजनीतिक दलों के बेहिसाब खर्चों पर है, वो भी तब जबकि हर उम्मीदवार के चुनावी खर्चे का हिसाब 70 लाख रुपए पहले से तय था, और ये भी साफ है कि इसके अलावा खर्च किया गया पैसा जनता की जेब से ही गया। तो बड़ा सवाल तो यही है कि अगर चुनाव में पार्टियों के पीछे खर्च करने वालों ने मनमाफिक सरकार बनने के बाद अपनी रकम वसूली, तो वो किसकी जेब से जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रभात झा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवाब मलिक साहब जो कि एनसीपी के नेता हैं, राजीव रंजन जी बने हुए हैं, डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री बने हुए हैं, प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं जो कि शिवसेना के माउथपीस सामना के दोपहर का सामना के एडिटर हैं। मेरा सबसे पहला सवाल प्रभात झा जी आपसे, कांग्रेस का आरोप है कि आपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और उसमें काफी हद तक ब्लैक मनी था, कहां से आया इतना पैसा?
शास्त्री जी, ये सवाल आपसे। देखिए, ये कांग्रेस का एक दुष्प्रचार है। लाखों करोड़ों का घोटाला करने वाले लोग, लाखों 1-1 लाख करोड़ का घोटाला करने वाले लोग इससे कम में सोच भी नहीं सकते हैं। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, बूथ जीतो देश जीतो। और इतना ही नहीं, एक जनहित में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि पहले जलपान, मतदान फिर जलपान। हमने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर काम किया है। 3 लाख बूथ पर जाकर के हमारे कार्यकर्ताओं ने बैठक किया है। हाँ, आप बताइए 3 लाख बूथ पर जो बैठक हुई है, इसका क्या खर्च रहा होगा, आप अंदाज कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो गया विजय सोनकर शास्त्री जी, चाय पर चर्चा की बात छोड़िए, जो बूथ लेवल पर आपने किया वो सब छोड़िए, जो 3D तकनीक का इस्तेमाल किया गया, हमने आला से आला तकनीक इस बार बीजेपी ने इस्तेमाल की है, जो लोगों ने देखी है, ये तो बिना खर्च के संभव नहीं ना? देखिए, बिल्कुल इसमें खर्च हुआ होगा, पर जितना अनुमान लगाया जा रहा है उतना नहीं। वो जितना लगाया गया उसका सिर्फ हिसाब किताब दिया गया है। पर जो लोग तो इसको पब्लिक को डिक्लेयर क्यों नहीं करते आप डॉक्टर शास्त्री? इसको पब्लिक को डिक्लेयर क्यों नहीं करते कितना खर्चा हुआ है? वो पूरा डिक्लेयर किया जाएगा, चुनाव आयोग को ऑडिट रिपोर्ट के साथ दिया जाएगा। मैं इतना कहना चाहता हूं और आप पब्लिक को थोड़ी डिक्लेयर करते हैं, आप चुनाव आयोग को दे देते हैं खाली। नहीं, इनकम टैक्स को दे देते हैं, डिक्लेयर कहाँ करते हैं? देखिए, डिक्लेयर जिसको करना होता है उसको किया जाता है। पब्लिक को भी, वो पब्लिक में ही जाता है, वो नेट पर जाता है। मैं इतना कहना चाहता हूं दीपक जी कि ये शिकायत, इसीलिए आप लोग आरटीआई के दायरे में नहीं आना चाहते हैं। देखिए दीपक जी, ये शिकायत उन लोगों को है जो इस तरह की तकनीक का उपयोग नहीं कर पाए हैं, जो इनको पता ही नहीं था कि इस प्रकार की तकनीकी का भी उपयोग हो सकता है। लेकिन जहां तक हमारे हिसाब किताब की बात है, हमारे 10 लाख कैडर हैं और ये 10 लाख कैडर जो है, कम से कम 10 करोड़ लोगों से अगर 100 रुपए भी लेते होंगे तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि है क्या कांग्रेस पार्टी के पास कोई कैडर है? हिंदुस्तान में सिर्फ भाजपा और थोड़ा बहुत अगर कैडर है तो कम्युनिस्ट पार्टी के पास है। इसलिए हमारा पूरा हिसाब किताब ऑडिट रिपोर्ट के साथ हमेशा चुनाव आयोग को समय समय पर जाता रहता है। अब ये इलेक्शन भी खत्म हुआ है, इसका भी पूरा हिसाब किताब चुनाव आयोग को चला जाएगा और उससे वो आम जनता में आ जाएगा। लेकिन जो लोग गलत खबर ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख 10,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, उनको उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। उनको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने भी इस प्रकार की बातें आई थी कि राहुल गांधी के इमेज बिल्डिंग पर 500 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। लेकिन इमेज बिल्डिंग कितनी हुई इसका आप अंदाज लगा सकते हैं कि अंत में पप्पू फेल हो गया। सच्चाई यही सच्चाइयां हैं। लेकिन हम इतना बस कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखती है और हम हमेशा चुनाव आयोग के पास भी और वैसे भी हिसाब किताब के मामले में बिल्कुल स्वच्छ और साफ रखते हैं। जैसीम, पप्पू फेल हो गया। दिक्कत ये है ना भाजपा से, मैंने ब्रेक से पहले कहा इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी, वो दिक्कत आता है। बात शुरू करते हैं, हम मुद्दों पर बात करेंगे, फिर आ जाते हैं व्यक्तिगत हमलों पर। और इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी, अब मैं आपको बताता हूँ, ये पास हो गया, ये फेल हो गया, इनसे आप सवाल पूछिए। हमने कौन सा आपको रोकता नहीं, इनसे जानना चाहते हैं। ये एक तो सरकार बनी नहीं है, सरकार बनी नहीं है, 1 साल हो गया इनका बीच में बोलना। ये देखिए बन जाएगी, बन जाएगी, आरोप लगाया है। बना के बैठे होंगे आप भी। अब जो रिपोर्ट आ रही है उसका उत्तर देना चाहता हूँ। रिपोर्ट आ रही है, राहुल गांधी के ऊपर 500 करोड़ रुपए का खर्च नहीं हुआ। सर बोलने दीजिए दूसरे शास्त्री बोलने दीजिए, शांत रहिए। शास्त्री जी, आपका नाम शास्त्री जी है, कुछ तो सुन लीजिए। शास्त्री अब सुनने से नहीं बनते, सिर्फ बोलने से नहीं। अब बात यह है सर कि अगर कि अभी आप इनसे सवाल पूछिए कि मोदी साहब बॉम्बार्डियर 505 जेट में घूम रहे थे या नहीं घूम रहे थे? वो जेट अडानी साहब का जेट है या नहीं है? राहुल गांधी किस जेट में घूम रहे थे? राहुल गांधी एसपीजी प्रोटेक्टेड है आईएफ के जेट में, जिसका पैसा आरटीआई के द्वारा आपको दिखाया जाएगा। और आरटीआई का पैसा आईएफ के जेट में अलाउडेड नहीं है वो, ना सोनिया गांधी अलाउडेड है। राहुल गांधी को अधिकार है, सिर्फ प्रधानमंत्री को अधिकार है। राहुल गांधी अशोक टंडन जी इस बात को क्लेरिफाई कर देंगे। अशोक टंडन जी इस बात को, 1 मिनट, अशोक टंडन जी इस बात को क्लेरिफाई कर देंगे। प्रधानमंत्री के एडवाइजर हैं अशोक टंडन जी, क्लेरिफाई कर देंगे। प्रोटेक्टिव को अलाउड है नहीं। देखिए, सरकारी आईएफ प्लेन की एंटाइटलमेंट प्रधानमंत्री की और रक्षा मंत्री की है, केवल 2 लोगों की है।
और किसी की नहीं है। राहुल गांधी नहीं, एसपीजी प्रोटेक्टी को एयरफोर्स प्लेन, इंडियन एयरफोर्स प्लेन की एंटाइटलमेंट कदापि नहीं है, और चुनाव प्रचार के लिए तो बिल्कुल नहीं है। वो बात में मानता हूं। राइट रखा करो यार, मैं जवाब दे रहा हूँ। फैक्ट तो राइट रखा करो। दीपक जी, मैं आप मेरे जवाब में टोकोगे तो सही बात नहीं है। मैं जवाब मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, फैक्ट राइट रखा करो। एक मिनट, राहुल गांधी जिसके भी जेट में गए और प्राइवेट प्लेन में भी वो गए, उसका पैसा चेक द्वारा प्राइवेट कंपनीज को दिया गया है। ये आपको तो यही तो बीजेपी वाले कहते हैं। अडानी को नहीं मिला है पैसा। अडानी आपने देखा अडानी के, आपने अडानी के जाके देखे क्या? अडानी ने क्यों किसी और को नहीं दिया? वो जेट रोज शाम को नरेंद्र मोदी को फिर से अहमदाबाद नहीं, लेकिन अडानी ने किसी और को नहीं दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि पेमेंट नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी को बिना पैसे की। अच्छा, अब दूसरी बात मुझे और एक बात, डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री को उसका रिफंड तो दे दीजिए। ये बात को बता दे कि अडानी साहब के जेट में थे या नहीं थे। फ्री में मोदी साहब गए, इसका अब तक मुझे ये कहना पड़ेगा कि धीरू भाई अंबानी के जेट में राहुल गांधी बिल्कुल नहीं थे। बता देता हूं, नहीं थे। अंबानी अडानी के। और आप जो बात करें अडवाणी जी रूठे हुए, अगर अडानी जी हो जाते, अडवाणी जी को क्या पोर्टफोलियो मिला वो तो नहीं पता, लेकिन अडानी जी का पोर्टफोलियो मिल गया। लैंड एक्विजिशन का पोर्टफोलियो अडानी जी को मिल गया है, लैंड एक्विजिशन और सिविल एविएशन। और उसी लैंड एक्विजिशन की आनंद शर्मा के मंत्रालय ने तारीफ की है, हाल में ही की है, हफ्ता बिल्कुल नहीं की, वो एक्सेंचर कंपनी ने था। हफ्ता भर पहले प्रभात झा जी को जोड़ूंगा। प्रभात झा जी, आप अपने फैक्ट्स, प्रभात झा जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रभात झा जी, आप ये बताइए कि इन आज तक के इतिहास के चुनाव का सबसे खर्चीला कैंपेन रहा है, बीजेपी ने कैसे अफोर्ड किया इतना खर्चीला कैंपेन? यह पार्टी लेवल पर होता है और यह पार्टी के वे अधिकारी जो इसको एफोर्ड करते हैं या जो बड़े लेवल पर देखते हैं, ये सवाल उनसे किया जा सकता है जो मैनेजमेंट देखते हैं। हम लोग प्रांत में थे, हम लोग पूरे प्रांत में अपना काम कर रहे थे, और पार्टियां कहां से एफर्ट करती है दुनिया को मालूम है कि जनता से पैसे लेके काम किया जाता है, जनता से चंदा लिया जाता है और इसी एफर्ट से काम किया जाता है। यहां कोई धन्ना सेठों के काम से गलत फहमियां लोगों को रहती होगी, लेकिन वो भी चंदा देते होंगे, लेकिन जनता के पैसे से ही ये लड़ाई लड़ी जाती है। हमारे मध्य प्रदेश में तो जनता के पैसे से ये लड़ाई लड़ी गई है। मध्य प्रदेश में जनता के पैसे से। राजीव रंजन जी, बिहार में किसके पैसे से लड़ाई लड़ी गई है बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक महंगा चुनाव अभियान लड़ा है, चलाया है, ये पूरा देश जानता है, इसमें बहुत बहस की गुंजाइश नहीं है। और उसका आफ्टर इफेक्ट भी है। जिस तरीके का कमलाइजेशन हुआ है, कम्युनलाइजेशन मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कमलाइजेशन कर रहा हूं। आज जिस तरह की मीडिया की भाषा और जिस तरीके की जुबान बदली है, मुझे लगता है कि बहस में गुंजाइश नहीं है। अगर आप कुछ कहना चाहें तो आपको ये मानना होगा, नहीं ये सरकार बन रही है, कैसे नहीं बनेगी। अगर एग्जिट पोल्स ने कहे हैं आप मान लीजिए, फिर हम लोगों को बुलाने की जरूरत क्या है दीपक जी? अगर आप हमारी राय सुनेंगे तो हमारी राय भी आपको सुननी पड़ेगी। अगर राजीव रंजन जी सुन रहे हैं आपकी राय, तो आपने उसकी राय सुन रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, चुनाव के पहले दिन से और आज तक जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के छींकने और खांसने तक की खबरें समाचार की सुर्खियां बनी हैं, दूसरे राजनीतिक दलों पर उतने के प्रति आपका उदार दृष्टिकोण नहीं रहा। नीतीश कुमार भी सुर्खियों में बनते रहते हैं। नीतीश कुमार भी सुर्खियों में रहे हैं। मीडिया की बात कह रहा हूं। नीतीश कुमार भी दिल्ली बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार की छींकने और खांसने की खबरें बनती थी, आप भूलिए मत, भूलिए मत राजीव रंजन जी। बिहार के चुनाव, 1 मिनट में अपनी बात कर लेने दीजिए, मुझे 1 मिनट में अपने बात कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं लगातार बाकी नेताओं की बात सुनूंगा। मैं जो कहना चाहता हूं कि अगर ये देश में सत्ता का सफर इतना आसान होता तो गुजरात के विकास मॉडल से जब शुरू हुआ तो नीची जाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति कहां कहां चले गए नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी। और उसके बाद जिस तरह से इसका अंतिम दौर में पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे, जो आतंकवादी हैं एक संप्रदाय विशेष के हैं, मुझे लगता है इस तरह की कोशिशें इस देश के राजनीति में आज तक कभी नहीं हुई थी। और उसके बाद भी इसका लबोलुबाब यही है कि आप किसी प्रचंड बहुमत या आतंकवादी हैं एक संप्रदाय विशेष के हैं, मुझे लगता है इस तरह की कोशिशें इस देश के राजनीति में आज तक कभी नहीं हुई थी। और उसके बाद भी इसका लबोलुबाब यही है कि आप किसी प्रचंड बहुमत या स्पष्ट बहुमत की बातें, जितनी बातें मजबूती से भारतीय जनता पार्टी कहे या मीडिया में इस तरह के चीजों को
प्रमुखता के साथ छापा जाए, हम मानने को तैयार तब तक नहीं है जब तक कि जनादेश नहीं आ जाए। और ये कहीं ना कहीं ये जनादेश को प्रभावित करने के लिए शुरुआत से लेकर के अंत तक, चाहे वो प्री पोल सर्वे हो, ओपिनियन पोल्स हो या एग्जिट पोल हो, ये पूरी तरह से उस चुनाव प्रचार के अभियान का एक हिस्सा था। और इसीलिए अगर प्रियंका गांधी, ये कांग्रेस को कहना चाहिए, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर उनके पिता के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने कोई टिप्पणी की है तो अब वो दुनिया में नहीं है, ये नीच टिप्पणी है। उन्होंने उसको राजनीतिक अवसर के तौर पर इस्तेमाल किया और उत्तर प्रदेश में अगले चरण में वहां दलित वोटर्स पर उनकी नजर थी तो उन्होंने उसको नीच जाति से जोड़ दिया। मुझे लगता है अगर सत्ता का सफर इतना आसान होता तो मॉडल, पहले भी हम बोलते रहे कि उस मॉडल में ऐसा कुछ नहीं था जो नरेंद्र मोदी को उसका क्रेडिट जाए। गुजरात तो विरासत है, गुजरात को जो नरेंद्र मोदी को जो सत्ता मिली, गुजरात पहले से विकसित था। अगर श्रेय देना था तो शिवराज सिंह चौहान ने अच्छा काम किया, रमन सिंह ने किया, लेकिन एक पूरी तरह से गुजरात में जिन कारणों से नरेंद्र मोदी जी जाने जाते हैं वो वजह थी आरएसएस को इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी का करके पूरे देश में एक वातावरण बनाना था। और उसमें कामयाबी मिली नहीं मिली ये कल पता चलेगा। कल पता चलेगा। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी है कि क्या ये अब तक का सबसे खर्चीला चुनाव है। क्या अच्छे दिन आने वाले हैं और ये सबसे खर्चीले चुनाव हुए हैं? खर्चीले चुनाव हुए हैं इस पर तो हमने बात कर ली, लेकिन क्या अच्छे दिन आने वाले हैं? प्रेम शुक्ला जी, क्या अच्छे दिन आने वाले हैं और कैसे? तौर पर अच्छे दिन मुझे लगता है कि अच्छे दिन दस्तक दे रहे हैं और उसका सबसे बड़ा जो है, जो पॉलिसी पैरालाइसिस हो गई थी, नीतिगत लकवा मार गया था सरकार को। एक व्यक्ति जो है 10 जनपद से बैठकर एक प्रधानमंत्री नियुक्त कर उस प्रधानमंत्री के नाम से कठपुतली सरकार चला रहे थे, घोटाले कर रहे थे, घपले कर रहे थे। कोई 1,70,000 करोड़ का घोटाला, कोई 2 लाख करोड़ का घोटाला, कोई 5 लाख करोड़ का घोटाला। महंगाई बढ़ती जा रही थी, मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही थी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ माइनस में चला जा रहा था। ये सारी जो समस्याएं थी उससे आज ही जाकर जनता ने एक जो है सुदृढ़ जनादेश देना निश्चित किया है, जिसका परिणाम सुबह आ जाएगा। और कल के बाद जो है इस देश में एक सुशासन वाली सुदृढ़ निर्णय क्षम सरकार जो है वो केंद्र में विराजमान होने जा रही है, जिससे जो है नीतिगत, और ये आप देख रहे हैं कि सेंसेक्स उछलने लगा है। हमारे आम आदमी की जो है वो निराशा जो है वो खत्म हुई है, उसकी आशा जाग गई है, लोग उत्साह में हैं। और जिस तरह से लोगों ने जनादेश दिया है कि 1984 में उसकी तुलना में भी 2% अधिक मतदान होना, ये दिखा रहा है कि लोगों ने अच्छे दिन लाने के लिए मतदान किया है। फ्रेम क्या होगा? अच्छी सरकार आ रही है। प्रेम शुक्ला जी, इसका टाइम फ्रेम भी कोई होगा कि नहीं? क्या जादू की छड़ी घुमाएंगे नरेंद्र मोदी? नहीं, टाइम फ्रेम तो निश्चित तौर पर होगा। 5 वर्ष का जब आप कार्यकाल दे रहे हैं तो उस 5 वर्ष के कार्यकाल में जो चीजें आपने पूरी पटरी को, अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है, उस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो अर्थतंत्र को सुनियोजित करने की आवश्यकता है वो टाइम फ्रेम के अनुसार होगा। जैसे ही पहला बजट आएगा उस बजट में लक्षण दिखाई देने लगेंगे। आप बहुत सारे फैसलों को लगातार टालते जा रहे थे। आपने जो है हमारे निवेशकों का विश्वास, स्वयं रतन टाटा का आप बयान देखिए। रतन टाटा क्या बयान दे रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो पहला कार्यकाल था वो इंडस्ट्री के लिए अच्छा था, कॉर्पोरेट के लिए अच्छा था, लेकिन दूसरा कार्यकाल जो था वो घोटालों से भरा था और दूसरे कार्यकाल में अनिर्णय नहीं हो की स्थिति थी। परिणाम स्वरूप हमारे जो निवेशक थे वो देश छोड़कर भागे जा रहे थे। तो हमारे निवेशकों का विश्वास लौटेगा, निर्णय प्रारंभ हो जाएगा और उसका परिणाम होगा कि जब निवेशक लौटेंगे, उद्योग धंधे शुरू होंगे, कॉर्पोरेट जगत का विश्वास लौटेगा, रोजगार बढ़ेगा, महंगाई नियंत्रित होगी। ये सारी चीजें होनी है। बिल्कुल बिल्कुल। नवाब मलिक साहब, आपको लगता है वाकई अच्छे दिन आएंगे? नहीं, देखिए, अभी आपने चर्चा शुरू की कि पैसे चुनाव में ज्यादा खर्च हुए और अच्छे दिन आने वाले, 2 विषय को एक साथ में बोलना चाहता हूं। ये बात सच है
कि जिन लोगों ने पैसे खर्च किए हैं उनके लिए निश्चित रूप से अच्छे दिन आने वाले हैं और वो 12 तारीख से उसके अच्छे दिन शुरू हो गए। अभी प्रेम जी ने कहा कि सेंसेक्स उछाल मार रहा है। आप देख रहे हैं कि सेंसेक्स ने उछाल मारा, सट्टा बाजार तेजी में है और उस सट्टा बाजार का फायदा सबसे ज्यादा $800 मिलियन का मुकेश अंबानी जी को हुआ और $700 मिलियन का वर्थ जो बढ़ा है वो अदानी साहब का बढ़ा है। ये शेयर बाजार में जनता की लूट हो गई और जनता की जिन लोगों ने चुनाव में खर्च किया था सेंसेक्स को उछाल करके वो अपने खर्चे को 10 गुना ज्यादा वसूल उन्होंने कर लिया है। अच्छे दिन तो सटोरिया के आएंगे ही, जिन्होंने सट्टे में पैसे लगाए उसके अच्छे दिन भी आ जाएंगे। जिन्होंने खर्च किया वो शेयर बाजार से ले रहे हैं। मैं आपको आज ही कहता हूं कि 16 तारीख के बाद यही बाजार औंधे मुंह गिरेगा और जो मोदी साहब के समर्थक सबसे ज्यादा थे उनकी ही जेब इस अच्छे दिन आने वाले के प्रचार करने वालों ने काटने की शुरुआत की है। निश्चित रूप से अभी सरकार किसके बनेगी, कैसे बनेगी, वो अभी हम समझते हैं कि 16 तारीख तक इंतजार करें। लेकिन एक ही साफ है, अगर सरकार इनकी बनती है तो आप अच्छे दिन आने के लिए जो देश के अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसको 10 साल पहले डी कंट्रोल किया था बीजेपी की सरकार ने, यूपीए 1 में कम्युनिस्टों ने उस पर फिर कंट्रोल अंकुश लाया और फिर इस सरकार ने डी कंट्रोल किया, तो क्या डीजल पेट्रोल पे अंकुश लगा के सब्सिडाइज डीजल देंगे ताकि सारी महंगाई पे कंट्रोल करने का कोई व्यवस्था होगी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो चाहे एनर्जी हो, हर चीज में पेट्रोलियम प्रोडक्ट होती है। अगर अच्छे दिन आने के संकेत देना है तो ये घोषित करें कि हम सब्सिडाइज डीजल पेट्रोल देंगे और अच्छे दिन की शुरुआत वहीं से कर नहीं सकते क्योंकि वे सभी लोग जो अच्छे दिन की घोषणा कर रहे थे उनके फायदे के लिए ही ये सारी व्यवस्थाएं बनेंगी और निश्चित रूप से पैसे वालों के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। चलिए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते हम एक बार फिर से बता दें, कल सुबह 6 बजे से लगातार सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे आप देखिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर मेरे साथ।